साल 1914, ऑस्ट्रिया का एक छोटा सा शहर वियना। यहीं जन्म हुआ एक ऐसी बच्ची का जिसका नाम बाद में पूरी दुनिया जानेगी, हेडविग एवा मरिया कीसलर, जिसे हम आज हेडी लमार के नाम से जानते हैं। बचपन से ही हेडी बेहद जिज्ञासु थीं। उनके पिता एक बैंक मैनेजर थे और वो अक्सर हेडी को मशीनों और टेक्नोलॉजी के बारे में समझाते थे। छोटी सी हेडी खिलौनों से कम और मशीनों को खोलने समझने में ज्यादा दिलचस्पी रखती थीं। वहीं से उनके भीतर एक साइंटिस्ट की सोच पैदा हुई, लेकिन किस्मत ने उन्हें पहले फिल्मों की दुनिया में धकेल दिया। 1930 के दशक में वो यूरोप की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगीं। उनके सौंदर्य की तुलना अक्सर क्लियोपैट्रा से की जाती थी। बाद में वो हॉलीवुड चली गईं और जल्द ही गोल्डन एज ऑफ हॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस स्टार बन गईं। लेकिन पर्दे के पीछे ये सिर्फ एक ग्लैमरस हीरोइन नहीं थी, वो दिमाग से एक साइंटिस्ट भी थी। 1930 के दशक तक हेडी यूरोपियन फिल्मों में एक उभरता हुआ नाम बन चुकी थी। उनका सौंदर्य और अभिनय लोगों को मोह लेता था। बाद में वो हॉलीवुड पहुंची, जहां उन्हें द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड कहा गया। लेकिन पर्दे की चमक दमक के पीछे उनका असली जुनून था, इन्वेंशन और साइंस। 1940 का दशक, दुनिया जल रही थी। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मन यू बोट्स, सबमरीन्स अटलांटिक ओशन में एलाइड शिप्स को डुबो रहे थे। अमेरिकी नेवी अपनी टॉर्पीडोज को रेडियो कंट्रोल सिस्टम से ऑपरेट करती थी। समस्या ये थी कि रेडियो सिग्नल सिंगल फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिट होते थे। दुश्मन आसानी से उस फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट और जैम कर देता था। नतीजा, टॉर्पीडो बेकार हो जाता था। हेडी ने सोचा, अगर फ्रीक्वेंसी को लगातार बदलते रहें तो दुश्मन जैम नहीं कर पाएगा। साइंटिफिक इन्वेंशन, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, FHSS। हेडी ने अपने दोस्त और संगीतकार जॉर्ज एंथाइल के साथ मिलकर इस कॉन्सेप्ट पर काम किया। मान लो रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों हैं। सामान्य सिस्टम एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल भेजता है। अगर एनिमी उस फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर ले तो वो सिग्नल को ब्लॉक कर देगा। लेकिन अगर ट्रांसमीटर हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में फ्रीक्वेंसी बदलता रहे, हॉप करता रहे और रिसीवर भी उसी सिंक्रोनाइज सीक्वेंस में फ्रीक्वेंसीज चेंज करे, तो सिग्नल को जैम करना लगभग असंभव होगा। इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, FHSS। चैनल डिवीजन, पूरा स्पेक्ट्रम से 20 मेगाहर्ट्ज को कई छोटे चैनल्स में डिवाइड किया जाता है। सूडो रैंडम सीक्वेंस, ट्रांसमीटर और रिसीवर एक कॉमन एल्गोरिथम के हिसाब से तय करते हैं कि किस समय कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज करनी है। सिंक्रोनाइजेशन, दोनों डिवाइसेस परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड रहते हैं। एंटी जैमिंग एडवांटेज, अगर एनिमी किसी एक फ्रीक्वेंसी को जैम कर भी दे, सिस्टम तुरंत दूसरी फ्रीक्वेंसी पर हॉप कर जाता है। पहले 1 सेकंड पर ट्रांसमीटर 100 मेगाहर्ट्ज पर सिग्नल भेजेगा, फिर अगले 1 सेकंड पर 20 मेगाहर्ट्ज पर, फिर अगले पल 55 मेगाहर्ट्ज पर। रिसीवर भी इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। एनिमी को यह पैटर्न पता नहीं होगा, इसलिए वो सिग्नल को ट्रेस या जैम नहीं कर पाएगा। जॉर्ज एंथाइल एक पियानिस्ट थे। उन्होंने प्लेयर पियानो रोल्स से इंस्पिरेशन लेकर ये आइडिया दिया कि जैसे पियानो कीज प्री डिफाइंड सीक्वेंस में प्ले होती हैं, वैसे ही रेडियो फ्रीक्वेंसीज भी प्री डिफाइंड हॉपिंग सीक्वेंस में स्विच कर सकती हैं। उन्होंने और हेडी ने मिलकर 1942 में इस टेक्नोलॉजी का पेटेंट US पेटेंट नंबर 2292 3SN फाइल किया। सीक्रेट कम्युनिकेशन सिस्टम, उस समय एलाइड फोर्सेस को सबसे बड़ा खतरा जर्मन सबमरीन से था। अगर यह टेक्नोलॉजी तुरंत अडॉप्ट हो जाती तो हजारों लाइव्स बच सकती थीं। लेकिन नेवी ने इसे सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उनके हिसाब से एक एक्ट्रेस और एक म्यूजिशियन मिलिट्री टेक्नोलॉजी कैसे बना सकते हैं। जेंडर बायस और स्टीरियोटाइप्स की वजह से ये इन्वेंशन डिकेड्स तक नजरअंदाज कर दिया गया। भले ही नेवी ने इसे WWE में इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कोल्ड वॉर एरा में यह कॉन्सेप्ट फिर सामने आया। 1960s-70s मिलिट्री सिक्योर कम्युनिकेशन में फ्रीक्वेंसी हॉपिंग का इस्तेमाल शुरू हुआ। 1980s डिजिटल कम्युनिकेशन में स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी ने क्रांति ला दी। 1990s-2000s यही प्रिंसिपल वाईफाई IE 802.11 ब्लूटूथ और GPS नेविगेशन सिस्टम्स की बैकबोन बना। आज जब भी हम ब्लूटूथ हेडफोन्स कनेक्ट करते हैं, वाईफाई नेटवर्क ज्वाइन करते हैं या गूगल मैप से रास्ता ढूंढते हैं, तब कहीं न कहीं हेडी लमार का वो इन्वेंशन काम कर रहा होता है। हेडी लमार सिर्फ ग्लैमरस एक्ट्रेस नहीं थी। उन्होंने खुद कहा था, द ब्रेन्स ऑफ पीपल आर मोर इंटरेस्टिंग देन द लुक्स, आई थिंक। लेकिन सोसाइटी उन्हें सिर्फ ब्यूटी आइकन मानती रही। उनकी जिंदगी में यह सबसे बड़ा दुख था कि उनके साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन को समय पर मान्यता नहीं मिली। 1997 में इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन EFF ने उन्हें उनका डिजर्व क्रेडिट दिया। आज उन्हें मदर ऑफ वाईफाई
और गॉडेस ऑफ इन्वेंशन कहा जाता है। उनका नाम नेशनल इन्वेंटर्स हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया। हेडी लमार की कहानी हमें ये सिखाती है, क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती। आप एक एक्ट्रेस हो या आर्टिस्ट, साइंस में योगदान दे सकते हैं। जेंडर स्टेरियोटाइप्स ने उन्हें देर से क्रेडिट दिलाया, लेकिन उनकी खोज ने दुनिया बदल दी। आज जब भी आप वायरलेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, याद रखिए उसकी नींव रखने वाली एक अभिनेत्री थी जो असल में साइंटिस्ट भी थी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर इंस्पायरिंग स्टोरीज।